Good morning to all. Let's start our video. जैसा कि हमने कल पढ़ा था कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उसी बात को आगे थोड़ा सा और डिफाइन करते हैं। अब मान लीजिए ये आपका एक चालक तार है, इसमें हमने धारा प्रवाहित की तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। अब बात आती है कि ये जो धारा है ये किस कारण से उत्पन्न होती है। तो धारा जो है आपकी वो तो इलेक्ट्रॉन के कारण उत्पन्न होती है। इलेक्ट्रॉन गति करता है, इसी वजह से धारा उत्पन्न होती है। तो इनडायरेक्ट वे में हम कह सकते हैं कि आपका जब कोई आवेश गति करता है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। सिंपली समझिएगा, जब आवेश ने गति की तो धारा उत्पन्न हुई, और जब धारा उत्पन्न हुई तो आपका चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। हमने बीच में से धारा वाले पार्ट को हटा दिया, हमने सीधे कह दिया कि कोई गतिमान आवेश जो है उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब आज हम जो पढ़ेंगे उससे रिलेटेड समझिए। हम एक गतिमान आवेश को गति कराएंगे। जब गतिमान आवेश गति करेगा, मान लेते हैं क्यू आवेश है जिसको हम गति करा रहे हैं, जब ये क्यू आवेश गति करेगा तो ये एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, और इसको अगर हम किसी दूसरे चुंबकीय क्षेत्र में ले जाएं तो एक चुंबकीय क्षेत्र ये उत्पन्न करेगा और एक चुंबकीय क्षेत्र दूसरा होगा। अगर इसको किसी दूसरे चुंबकीय क्षेत्र में ले जाते हैं तो दोनों चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे पर बल लगाएंगे। अब वो बल या तो आकर्षण होगा और या तो प्रतिकर्षण होगा, और वहाँ पर लगेगा फोर्स। उस फोर्स की वजह से ये जो आपका जिस मार्ग में आपका आवेश गति कर रहा था उस मार्ग से विचलित हो जाएगा, यानी ये घूम जाएगा। सीधे जाने की जगह इधर जा सकता है, ऊपर जा सकता है, या सर्किल के रूप में ही घूम सकता है। वो आपके चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करेगा। तो यही आज का हमारा टॉपिक है जो हमें समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है आपका चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल। अब कोई गतिमान आवेश है, उसको हम गति करा रहे हैं। गति करेगा आवेश तो उस पर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, मतलब वो एक चुंबक का काम करेगा। अब उसको किसी दूसरे चुंबकीय क्षेत्र में लेकर गए तो दो चुंबकीय क्षेत्र हो गए, दोनों एक दूसरे पर बल तो लगाएंगे ही, वही बल हमको ज्ञात करना है। डेफिनेशन समझ लेते हैं कि जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है जिसे चुंबकीय बल कहते हैं। अब यहाँ पे हमने मान लिया कि माना कण पर Q आवेश है, चुंबकीय क्षेत्र B में V वेग से गति कर रहा है। ये तीनों चीज़ें हमने मान ली। अब ये प्रैक्टिकल जो हुआ था ये हुआ था प्रयोग के आधार पर, कोई डेरिवेशन नहीं हुआ था इसका। और जब चीज़ें प्रयोग के आधार पर होती हैं तो हम उनका डेरिवेशन नहीं कर सकते। हम बस ये मानते हैं कि इसके अनुक्रमानुपाती होगा, इसके व्युत्क्रमानुपाती होगा, इक्वेशन को कंबाइंड कर देते हैं। तो ऐसे जब भी केस होते हैं तो वो प्रैक्टिकल के आधार पर होते हैं, प्रयोगों के आधार पर होते हैं। तो इसमें सबसे इजी काम क्या है, आप फाइनल इक्वेशन पहले ही याद कर लो। F बराबर होता क्या है, Q V B साइन थीटा। ये आपकी इक्वेशन बनती है। यानी सीधे सीधे हम कहेंगे क्या, F किसके अनुक्रमानुपाती है तो Q के अनुक्रमानुपाती है। F किसके अनुक्रमानुपाती है तो V के अनुक्रमानुपाती है। F किसके अनुक्रमानुपाती है तो B के अनुक्रमानुपाती है। B जो है यहाँ पर, इसको आप चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कह सकते हैं। जैसे हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E पढ़ा है, वैसे ही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B, इसका मात्रक टेस्ला होता है। ये भी अभी आगे आपको पढ़ाया जाएगा। तो हम ये फॉर्मूला पहले ही से याद करके रखेंगे जिस अकॉर्डिंग हमको डिफाइन करने में आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने चीज़ें मान ही ली थी। अब आवेश पर कार्यरत चुंबकीय बल निम्न बातों पर निर्भर करेगा। कौन सी बातों पर, तो आवेश के परिमाण के अनुक्रमानुपाती, अभी इक्वेशन हमने पहले ही देख ली। तो F प्रोपोर्शनल टू Q। दूसरा,
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होते हैं, यानी F प्रोपोर्शनल टू B। तीसरा पॉइंट आपको समझना है। तीसरा पॉइंट आपका कहता है आवेश के वेग के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, आवेश जो कण है यानी जो गति कर रहा है उसके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत घटक के अनुक्रमानुपाती। ये डेफिनेशन आपको टफ लग रही होगी, पर अभी आगे आपको इसको समझाएंगे तो इजी हो जाएगा। बस याद रखिएगा किसके लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत घटक, और किसका घटक, तो वेग का घटक। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, अनुक्रमानुपाती होता है। अब हम आगे चलते हैं। तो इक्वेशन आपकी बन गई F प्रोपोर्शनल टू V साइन थीटा। तीनों समीकरण को हमने कर लिया कंबाइंड। जब तीनों समीकरण को कंबाइंड करेंगे तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, F इज इक्वल टू K क्यू बी V साइन थीटा, जहाँ पर K क्या है, आपका एक नियतांक है, और प्रयोगों द्वारा पता चला कि K का मान 1 होता है। अब K का मान 1 रख दिया तो F बराबर कितना हो गया आपका, क्यू वी बी साइन थीटा। ये आपकी आ गई फाइनल इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को हम लिखते हैं सदिश रूप में। सदिश रूप आपको पता है, गुणा, सदिश गुणा, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, वही आपको याद रखना है। इससे थोड़ा रिलेटेड बता देते हैं आपको। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था ए क्रॉस बी, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी का अगर गुणा करें तो ये बन जाता है आपका ए बी साइन थीटा। अगर क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो साइन थीटा आता है। आपको यहाँ साइन थीटा दिखाई दे रहा है, जहाँ पर थीटा क्या है आपका, वेग और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच मध्य बना कोण है। तो इस अकॉर्डिंग इसको अगर सदिश रूप में लिखना चाहें, क्योंकि वेग भी सदिश होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी सदिश है, और बल भी आपका सदिश है, तो इसको सदिश रूप में लिखते हैं। तो सदिश रूप में वेक्टर एफ बराबर क्यू, क्यू सदिश नहीं है इसीलिए इस पर वेक्टर नहीं लगा, ब्रैकेट वेक्टर बी वी इंटू वेक्टर बी। याद रखिएगा ये सदिश रूप में आपकी इक्वेशन लिखनी पड़ती है, ये भी कई बार पूछी जाती है। अब आपको पता है अगर इसको आप गुणा करेंगे, अगर इसका आप गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, एफ बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। तो ये आपको पता ही है कि गुणा क्रॉस प्रोडक्ट में साइन आ जाता है। अब बात आती है जो अभी आपको बताया गया था लंबवत वाला, उसको समझ लीजिएगा कैसे। हम लोगों ने मान लिया कि चुंबकीय क्षेत्र इस तरफ गति कर रहा है, दिशा दे दी, और जो आपका आवेश था वो इस तरह गति करके आ रहा था। तो दोनों के मध्य जो कोण बन रहा था थीटा, जो आपको अभी बताया गया, यानी ये आपका बी है, चुंबकीय क्षेत्र उधर जा रहा है, और ये आपका कण का वेग वी है जो इधर आ रहा है। पर हमें कौन सा वेग चाहिए, तो लंबवत वेग चाहिए, ये वाला वेग चाहिए। तो लंबवत वेग निकालने के लिए इसके सामने हम इसको मान लेते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं हमें निकालना क्या, ये निकालना है, ये किसके समांतर है, तो इसके। अब मतलब हमें ये निकालना है, इस ट्रायंगल के लिए अगर हम देखें तो ये आपका क्या बन जाएगा, लंब। अब आपने फॉर्मूला पढ़ा है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब बराबर कर्ण साइन थीटा, और कर्ण ये साइड है और ये क्या है, वेग v, तो यहाँ पर लंब कितना आ गया, v साइन थीटा। तो ये इसका लंबवत घटक हो गया। अब ये लंबवत किसके सापेक्ष है, तो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत। घटक किसका है, तो वेग का। यही आपका तीसरे पॉइंट में लिखा था। चलिए आगे देखते हैं, इस इक्वेशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। इंपॉर्टेंट केसेस कुछ होते हैं उनको देखते हैं। तो केसेस कौन कौन से होते हैं, पहला स्पेशल केस होता है कि अगर एंगल जो थीटा है वो 90 हो जाए। तो अगर एंगल 90 हो जाएगा मतलब साइन 90, साइन 90 का मान 1, तो आपका F बराबर हो जाएगा क्यू वी बी साइन 90, जहाँ पर क्यू वी बी साइन 90, साइन 90 का मान 1, मतलब F मैक्स आ जाएगा, फोर्स का अधिकतम मान आ जाएगा बराबर क्यू वी बी। अगर आपसे कहता है अधिकतम मान निकालिए बल का, तो आप कोण कितना ले लेंगे, 90। आगे देखते हैं दूसरा केस, थीटा अगर 90 हो जाए या 180 हो जाए, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समांतर हो जाए या लंबवत हो, वो विपरीत हो जाए। इस केस में
आपको पता है साइन 0 का मान भी 0 और साइन 180 का मान भी 0, तो आपका फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स मिनिमम हो जाएगा और कितना हो जाएगा, 0। आगे देखते हैं, इफ Q इक्वल टू 0, यानी Q 0 हो जाए और V 0 हो जाए और B 0 हो जाए, यानी इन तीनों में से एक चीज, क्योंकि और लगा, और का मतलब अथवा, यानी अगर तीनों में से कोई एक भी चीज 0 हो गई तो भी आपका फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फॉर्मूले में 0 रखेंगे, 0 आ जाएगा रिजल्टेंट। तो ये आपका सब प्रैक्टिकल के थ्रू, इसका मतलब क्या है वो समझते हैं। मतलब है इसका, यानी अगर आपका जो कण का आवेश है वही 0 हो जाए। अब कण का आवेश 0 कैसे हो सकता है, मान लीजिए हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जगह हमने किसको गति करा दिया, न्यूट्रॉन को। अब न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, उदासीन होता है, मतलब Q इक्वल टू 0। V 0 हो जाए, हम गति ना कराएं, हम आवेश को स्थिर रखें। अगर आवेश को स्थिर रखते हैं तो चुंबकीय वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, मगर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करेगा। तीसरा कह रहा है B 0 हो जाए, यानी हमने दूसरा चुंबकीय क्षेत्र जो रख रहे थे, जिसमें गति करा रहे थे, वही नहीं रखा। इस केस में भी क्या हो जाएगा, फोर्स 0 हो जाएगा। अब ये प्रैक्टिकल हुआ कैसे वो समझ लीजिए, आपको समझने में आसानी रहेगी। एक चुंबकीय क्षेत्र बनाया, चुंबकीय क्षेत्र के लिए क्या करते हैं ये लोग, एक चुंबक रख देते हैं आपका, तो इस तरह चुंबक रख दिया, नीचे रख दिया नॉर्थ, ऊपर रख दिया साउथ, तभी तो इन दोनों के मध्य चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होगा। अब यहाँ से आपका आवेश को कराया गति। अब जब आवेश को गति कराते हैं तो मान लीजिए आवेश किधर मुड़ के आ गया, नीचे फोर्स लगेगा, कोई आकर्षित करेगा, कोई प्रतिकर्षित करेगा। तो मान लेते हैं S ने प्रतिकर्षित किया और N ने अट्रैक्ट किया, तो N की तरफ चला गया। अब यही क्रिया ये बार बार करते हैं, पहले कम आवेश के साथ करते हैं, देखते हैं क्या होता है, फिर ज़्यादा आवेश के साथ करते हैं। तो मान लिया कम आवेश के साथ किया तो यहाँ मुड़ा, ज़्यादा आवेश के साथ किया तो यहीं पर मुड़ गया। तो उन्होंने कह दिया आवेश क्या है, अनुक्रमानुपाती है, ज़्यादा आवेश लगाते हैं तो बल भी ज़्यादा लगता है। यही काम इन्होंने वेग के साथ किया कि इन्होंने इसको एक बार धीमे धीमे लाए, जब धीमे लाए तो मान लिया ये यहाँ पर मुड़ा जाके, और जब तेज लाए तो ये एकदम से मुड़ गया। तो इन्हें पता चला कि वेग के भी अनुक्रमानुपाती बल होता है। तीसरा, इन्होंने ये चुंबकीय क्षेत्र को बदला, यानी यहाँ पर पहले छोटे चुंबक रखे थे, अब ज़्यादा पावरफुल चुंबक रखे हो, तब देखा तो भी फोर्स का मान बढ़ गया। ये प्रयोगों द्वारा इक्वेशन बनाई जाती हैं। तो इस तरह का प्रयोग किया था, बार बार नई नई चीज़ें बदल बदल के, और एक समीकरण हमने रिलेशन से एक समीकरण स्टैब्लिश कर ली। समीकरण याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सिंपल है। F बराबर QVB साइन थीटा, और ये किसकी है, तो चुंबकीय बल की। चलिए, अब चुंबकीय बल लग रहा है तो लग किस दिशा में रहा है, दिशा भी इंपॉर्टेंट है। तो दिशा समझने के लिए हम अगला नियम पढ़ते हैं। अगला नियम है आपका फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। आपने हाई स्कूल में पढ़ा भी होगा इसको, अब हम दोबारा पढ़ेंगे। कहता क्या ये नियम, कि इस नियम अनुसार जब हम हमारे बाएं हाथ के अंगूठे, माध्यिका तथा तर्जनी को एक दूसरे के लंबवत व्यवस्थित करते हैं, बाएं हाथ के, आप लोगों ने करके देखा होगा, एक दूसरे के लंबवत कैसे, अभी फिगर में दिखाएंगे। तब कह रहा है तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाएगी, माध्यिका चालक में प्रवाहित धारा की दिशा दिखाएगी। धारा का मतलब क्या है, जिस तरफ आपका आवेश गति कर रहा है वो दिखाएगी, और आपका अंगूठा जो है वो तार में लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करेगा। अब इसको समझ लेते हैं कैसे। आपके सामने ये देखिए फिगर है, बाएं हाथ का फिगर है आपका, सब तीनों उंगलियों को 90-90 के कोण पर सेट किया गया, और आपका अंगूठा क्या दिखा रहा है, फोर्स। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि अंगूठा फोर्स दिखा रहा है, जो आपकी उंगली है तर्जनी, ये आपकी दिखा रही है चुंबकीय क्षेत्र, और जो माध्यिका है ये आपकी दिखा रही है धारा को। अब इसको याद करने का तरीका समझिए। अपने बाएं हाथ की उंगली को इसी तरह सेट कीजिए, और ये मान के चलिए सबसे पहले कौन आते हैं घर में, तो पिता, उसके बाद आते हैं माता, फिर आते हैं बच्चे, यानी फादर, मदर और चाइल्ड। ये सिस्टम अगर आप करें तो आप लिख लें F फॉर फादर, फिर मदर, फिर चाइल्ड। अंगूठे शुरू करते हैं यहाँ से,
तो अंगूठे जब शुरू करते हैं तो हम लिखते हैं, हम लोगों ने यहाँ पर लिखा फादर, यहाँ लिखा मदर और यहाँ लिखा चाइल्ड, याद करने के लिए सिर्फ। तो फादर का मतलब फोर्स, एफ से फादर, एफ से फोर्स, एम से मैग्नेट यानी मैग्नेटिक फील्ड और चुंबकीय क्षेत्र, और चुंबकीय क्षेत्र को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, बी से, और सी से करंट, करंट को तो क्या कहते हैं हम, धारा, जिसको हमने आई से रिप्रेजेंट किया। तो ये आपको याद करने की एक ट्रिक है, याद रखिएगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, और कल वाला मैक्सवेल के दाएं हाथ का नियम भी याद रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट और बार बार इसका यूज होगा। चलिए आगे चलते हैं, अगली इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं, लॉरेंज बल्ब। ये बहुत बार पूछा गया है, यानी आप इस मान सकते हैं कि 10 बार आपका लॉरेंज बल्ब एग्जाम में आया है, और इतना इजी है कि पूछो मत, बहुत बेसिक चीज है। समझते हैं क्या है। लॉरेंज जो वैज्ञानिक थे उन्होंने कुछ नहीं किया अपना नया, उन्होंने दो नियमों को मिला दिया। उन्होंने किया कि हम लोग वैद्युत बल पहले पढ़ चुके हैं, कितना पढ़ा है वैद्युत बल, F बराबर क्यू ई। अब ये कैसे आया, तो हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को पढ़ा था F बाई क्यू, क्यू उधर चला गया तो F बराबर क्यू ई हो गया वैद्युत बल। और अभी हम लोगों ने पढ़ा F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। इन्होंने इन दोनों इक्वेशनों को कंबाइंड कर दिया और एक अपना नाम दे दिया, अच्छा खासा इनका नाम हो गया, और एक नई इक्वेशन फॉर्म हो गई। इतना सिंपल। अब इन्होंने थ्योरी क्या दी, इन्होंने कहा कि एक आवेश को गति करा रहे हैं, और जब आवेश को गति करा रहे हैं तो एक ऐसी जगह गति करा रहे हैं जहाँ पर विद्युत क्षेत्र भी है और चुंबकीय क्षेत्र भी है, दोनों क्षेत्र हैं, तो दोनों प्रकार के बल लगेंगे, दोनों प्रकार के बल लिखे, और फिर कह दिया रिजल्टेंट फोर्स जो लगेगा उसी को इन्होंने कह दिया लॉरेंज बल, क्योंकि वैज्ञानिक लॉरेंज थे इसलिए इनके नाम पर भी लॉरेंज बल उसको कहा गया। चलिए समझते हैं। कह रहा है आपका, जब कोई आवेशित कण इस स्थान पर गति करता है, इसकी जगह ऐसे स्थान पर होना चाहिए था, जब कोई आवेशित कण ऐसे स्थान पर गति करता है जहां विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों विद्यमान हो, तो कण पर कार्यरत कुल विद्युत चुंबकीय बल को लॉरेंज बल कहते हैं। अब इस पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा, कौन से बल को, विद्युत चुंबकीय बल, यानी विद्युत क्षेत्र के कारण कौन सा बल लगेगा, विद्युत बल, और चुंबकीय क्षेत्र के कारण कौन सा बल लगेगा, चुंबकीय बल। दोनों को कंबाइंड करके क्या कह दिया, विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जिसको कहा जाता है। अब चलिए इसी को समझते हैं आगे। अगला पॉइंट उन्होंने क्या क्या मान लिया कि माना कोई कण जिस पर Q आवेश है v वेग से ऐसे स्थान पर गति कर रहा है जहां विद्युत क्षेत्र E है तथा चुंबकीय क्षेत्र B दोनों उपस्थित है, दोनों चीजें उपस्थित है। तो सबसे पहले कण पर कार्यरत विद्युत बल कितना लगेगा, Fe बराबर QE। F बराबर QE हमने फॉर्मूला पढ़ा है, यानी हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, E बराबर F बाई क्यू नॉट पढ़ा था, जहाँ पर क्यू नॉट आपका परीक्षण आवेश था। यहाँ पर आवेश Q है तो Q रखा, Q को बेस दिया इधर, तो F बराबर कितना हो गया, QE। बेस में जो E लिखा है ये इसलिए लिखा है क्योंकि फोर्स बहुत सारे यहाँ पर होंगे, तो हमने इलेक्ट्रिक फोर्स को, यानी विद्युत बल है इसीलिए इलेक्ट्रिक को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने E लिख दिया है बेस में, बस इतना सा है। अब ये तो हो गया आपका कौन सा बल, विद्युत बल। दूसरा, कण पर कार्यरत चुंबकीय बल, जो अभी हम लोगों ने निकाला, इसको मैग्नेटिक बल है इसीलिए M लिख दिया बेस में, QVB साइन थीटा। अतः कण पर कार्यरत कुल विद्युत चुंबकीय बल कितना होगा, दोनों को कंबाइंड कर दिया, F बराबर FE प्लस FM, दोनों को जोड़ दिया, वैल्यू रख दी QE प्लस QVB साइन थीटा, Q मिल गया कॉमन, तो F बराबर हो गया QE प्लस VB साइन थीटा। आपका रिजल्ट आ गया। सोचिए वैज्ञानिक ने कितना काम किया लॉरेंज ने, और आज तक हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं, छोटे से काम से इनकी नाम हो गया। अब इसको सदिश रूप में भी लिख देते हैं। तो सदिश रूप में लिखने का फॉर्मूला क्या होता है, जो वेक्टर वाली चीज़ हो उन पर वेक्टर लगा दो, यानी सदिश चीज़ों पर वेक्टर लगा दो। और जैसे VB साइन थीटा दिख रहा है तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था
कि सदिश का जब गुणा होता है, जैसे यहाँ पर वी बी साइन थीटा लिखा है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा वी क्रॉस बी। क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है, पता ही हमें, तो उस रूप में इसको लिख लेते हैं। तो जब वैसा लिखेंगे तो हो जाएगा वेक्टर एफ बराबर क्यू वेक्टर ई प्लस वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी। ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया। अब इतना सा पार्ट आपका एग्जाम में 3 नंबर का आता है, एकदम बेसिक। तो आज के लिए इतना ही।